मानव गुप्ता के अनुसार पितृ एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, आपके कर्म ये थे पितरों के लिए, ये आपके साथ में पितृदोष था। बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अननेसेसरी काम रुक रहे हैं, ये आपस में नहीं बन रही है। देवी देवताओं को जल चढ़ाते हैं, वो यूं चढ़ाया जाता है, पितरों को दिया जाता है, यहाँ से दिया जाता है। या आप कैमरे पे बहुत बड़ी बात खोलने वाले हैं। 2 ऑप्शन मुझे दिए, एक आप किसी का करे आओ, दूसरा आप किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लो। मैं पिस्टल लेके आज तक के ऑफिस में चला गया। 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी होती है और उसे बनाया जाता है। सब अपनी बातें कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक चीज पूछा उनसे, मुझे सच्चाई जाननी है दुनिया की। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास रुकना पड़ेगा 3 दिन। उस 3 दिन में क्या क्या नहीं हुआ ये मैं कैसे बताऊं। एक सुपर एंटिक करके वर्ल्ड होता है, हम जहाँ रह रहे हैं दुनिया के अंदर ही, यही जगह पर एक ऐसी चीजें हैं जो हमें परमात्मा ने हमें 3 ताकतें दी। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक आपके पितृ, एक आपके। क्या आपने पितरों का नाम सुना है? आपने ज़रूर जिक्र सुना होगा। पितृ कौन होते हैं, पितृदोष क्या होता है, इसके बारे में कभी ना कभी चर्चा ज़रूर सुनी होगी। इसी के साथ आपने सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की रील्स और वीडियोस इसके संबंध में देखे होंगे कि आखिर पितृ क्या होते हैं, पितृदोष क्या होता है, इसकी पूजा कैसे होती है। लेकिन एक्चुअल में पितृ होते क्या है, इसी पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जो गेस्ट। वो बताएंगे कि पितृ कौन होते हैं, कैसे पूजा होती है और इस दोष का निवारण एक्चुअल में कैसे होता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और हमारे साथ इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मानव गुप्ता जी, जो कि पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से इस पर काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद मैं पहली बार बात कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट में, और इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और जैसे कि ऑफ कैमरा मैंने सुना है आपके बारे में, तो मैं उस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कैसे शुरुआत हुई इसकी। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मानव गुप्ता है। तो मैं एक नॉर्मल व्यक्तित्व का इंसान हूँ और आज जहाँ भी महादेव जी ने हमें पहुँचाया है, बिठाया है, तभी मैं अपने आप को आज भी शून्य नहीं मानता हूँ कि मैं जीरो हूँ। सब उनकी महिमा है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि मेरी जर्नी क्या रही, बिल्कुल। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखिए, वैसे तो बचपन से ही एक किसी के लिए कुछ करने का जो जज्बा था, यंग टाइम में, कॉलेज टाइम में, एक बहुत ज़्यादा कुछ करना है, कर गुजरना है ना। बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा सुना, तो लगता था कि ये कहाँ हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, कि आज क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम जब खुद को भी जाना तो हम सब में क्रांतिकारी है, हम सब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट या तो हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या वो चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध नहीं हो पाती, है ना, वो सुविधाएं। तो ऐसा नहीं कि आज वो क्रांतिकारी नहीं है। तो यही सोच लेकर एक टाइम था, हालांकि ये टाइम मेरी शादी हो चुकी थी और 2009 में, और 2011 की बात है ये। मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ का एक मोड़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो मुझे इस तरफ लेकर आया, वो यही टाइम था। मेरी बेटी भी हो चुकी थी इवन, और उसके बाद में दिसंबर की बात है करीबन 2011 के अंदर। तो यहाँ पर मुझे मतलब उस टाइम पर ये कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था दिल्ली के अंदर, है ना, बहुत फेमस 70,000 करोड़ का घोटाला। और उस टाइम पे धौला कुआं के अंदर केस हुआ था, और ऐसे बहुत सारे और भी कांड हुए थे। आदर्श घोटाला हुआ था मुंबई में, है ना, कि जो हमारे लिए जवान हैं, जो हमारे फोर्स में हैं, है ना, वो बेचारे हमारे लिए जान दे रहे हैं, और उन्हीं की जो मकान के नाम पर सब राजनीति हो रही है और वो उन्हें मिल ही नहीं रहा उनके फैमिली के लिए। तो ये तो बहुत गलत बात थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन उस टाइम पर ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, और मैं शांति से बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे इसके लिए कुछ करना था। मुझे लोगों के लिए कुछ करना था, क्योंकि ये तो बेचारा एक आम आदमी, उस टाइम पर आप मानेंगे कि 3-3 हज़ार रुपये की नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल बात थी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इतनी पढ़ाई करके मेहनत से सब चीज़ें कर रहा था, वो धक्के खा रहा था नौकरी के लिए, और 70,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट था, वो सब नेता लोग खा रहे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए असहनीय बात थी। तो इसके लिए मैंने स्टेप लिया। फिर मैं लोगों से मिला कि मैं ऑन एयर आ पाऊँ, बट नहीं आ पा रहे थे। तो ये राम किनकर जी थे,
मैं खुल का नाम ले रहा हूँ, तो उनका आज तक के ऑफिस के अंदर वीडियोकॉन टावर के अंदर मैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरे को ऑन एयर आना है। उन्होंने कहा कि देखो, वो भी अपनी जगह सही थे और मैं आज भी उन्हें गलत नहीं मानता कि एक आम बंदा, एक पब्लिक आपको न्यूज़ में क्यों देखेगी। वो चैनल बदल देंगे जैसे ही आपकी मतलब ऑन एयर आए तो चैनल बदल देंगे, हमारी टीआरपी ख़त्म हो जाएगी। वो क्यों देखेगी, क्या है आपके पास। तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए, या तो देखो, उन्होंने मेरे से बहुत देर बात करी, बहुत मेरे व्यूज़ जाने, मैंने उनसे शेयर करी अपनी सारी बातें कि मैं बोलना चाहता हूँ, यूथ को जगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने लेकिन कहा देखो कोई देखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा फेमस चेहरा होते है ना, तो हर बंदा देखता। करेक्ट। तो इसी बात में उन्होंने कहा, दो ऑप्शन मुझे दिए कि एक आप जाके भाई किसी का करे आओ, दूसरा आप किसी राजनीति पार्टी को ज्वाइन कर लो। आप इन दो चीज़ों के थ्रू अगर जाते हो, ठीक है, कि आप तो हम एक टाइम बाद में आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाते हो तो 10 साल जब उनका चेहरा बन के आप बाहर आओगे तो हम आपके पीछे खुद माइक लेके भागेंगे। दूसरा, आप किसी का अगर अब तुरंत करना है तो करके आ जाओ, हम आपके पीछे माइक लेके भागेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तो मुझे ये चीज़ गलत लगी कि यार, मैं जिन लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूँ या चाहता हूँ जिनके लिए लड़ना, मैं उन्हीं में से किसी का ऐसे कुछ गलत कर दूँ इनके साथ और फिर अपने आप को ऑन एयर करने के, तो ये सही नहीं था। और राजनीतिक पार्टी का जिनका मैं चेहरा, जिनके अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ खुलकर, ठीक है, जबकि मैं एक बहुत मध्यम वर्ग की फैमिली से था, है ना, इतने इतने बड़े लोगों के अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूँ बिना किसी डर के, तो अब मैं इन्हीं के जाके मिलूँ और 10 साल बाद जब मैं इन्हीं का चेहरा बनूंगा तो ये मुझे क्या, मेरे विचारधारा को ऐसा रहने देंगे? तो नहीं हो सकता है पॉसिबल। फिर मुझे तीसरा एक ऑप्शन ये लगा कि देखो, मुझे कुछ भी कर कर कैसे भी करके ऑन एयर तो आना है, मेरे को यूथ को तो जगाना है। तो मैं उस टाइम पे एक पिस्टल को लेकर, ठीक है, अब ये मैं पहले ही बोल दूं सबको कि ये तरीका बिल्कुल गलत था और ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। मैं इसके लिए बहुत मतलब पछताया इन द सेंस कि मेरा देखिए उद्देश्य अच्छा था, लेकिन ये तरीका बहुत गलत था, ठीक है। ये तरीका मतलब सही नहीं था जो मैंने चूज़ करा था उस टाइम। लेकिन उस टाइम पे कोई और मुझे साधन नहीं दिखा कि मुझे करना है और ये किसी की बहन बेटी के साथ में ऐसा गलत हो रहा है, कोई इतना बोल नहीं रहा है, बोल रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें यूथ को जगाने के लिए मैं फिर पिस्टल लेके आज तक के ऑफिस में चला गया। और वहाँ पे जब गया, या आप तो कैमरे पे बहुत बड़ी बात खोलने वाले हैं। हाँ, ये मैं न्यूज़ में भी बता रहा हूँ आपको, उसके बाद न्यूज़ में जो आया वो भी हम शेयर करेंगे। मैं आपको उसका जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटिंग भी दे दूँगा, आप उसे दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ थी कि मैं वहाँ गया, जब जाकर उनको ऊपर मैं शायद वो 11th फ्लोर था या 6th फ्लोर था शायद ऐसी, तो मैं उसमें हम बैठ और वहाँ पर बात करी उनसे जो वहाँ के जो टैकल कर रहे थे। तो उनसे बात हुई और उनको उन्हें आने के लिए कहा, तो उन्होंने सेम रिपीट करा। फिर मैंने पिस्टल निकाल के दिखाई तो उन्होंने, वहाँ पे बहुत सारी फोर्स आई। हालांकि वहाँ पे जो उस टाइम पे पहाड़गंज थाने के इंचार्ज थे वो इतने अच्छे थे और सारे लोग भी बहुत अच्छे थे। जो आए उन्होंने सारी बातें मेरी सुनी और कहा भी, उन्होंने मेरे सामने ही, वहाँ के जो एसीपी सर थे, उन्होंने कहा कि इस लड़के को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छाई के लिए लड़ रहा है, ठीक है। इसके तरीका गलत हो सकता है और वो मैं आज भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये इसका जो नेचर है या जो तरीका मतलब ये जो जिस उद्देश्य के लिए आया वो उद्देश्य गलत नहीं है। तो ये था, मैं गया, फिर पहाड़गंज थाने के अंदर मुझे काफ़ी टाइम तक रखा गया। नहीं, वहाँ पे क्या हुआ ऑफिस के अंदर, वहाँ से बता। वहाँ से तो देखिए, जब हम ऑफिस में थे वहाँ पे सारी फोर्स आ गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं कोई ऐसा कुछ, मेरे को टैकल करना तो आता नहीं था कि कैसे मेरे को करना है, पिस्टल चलाना है या जो चीज़ें, तो सिर्फ मेरे को ऐसा कुछ मारना भी नहीं था, कुछ ऐसा तो करना नहीं था, अगर करता तो पहले ही करके पहले ही आता, कर देते। है ना। तो मैं तो सिर्फ वहाँ पे दिखा कि मैं ऑन एयर आना चाहता था, मेरा मकसद ये था। तो वहाँ पर फिर ये हुआ, वो मुझे नहीं ले आए, सारे फोर्स आई थी और उन्होंने फिर पकड़ लिया कि आप बेटा ये दे दो। तो मैंने आराम से फिर वो दे भी दी पिस्टल। हालांकि इस टाइम पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक इतनी बड़ी बात है, आज तक के ऑफिस के अंदर अगर हो रहा है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्या? बहुत एक बड़े होगी ना? संस्थान उस टाइम पे भी आज तक बहुत बड़ा बहुत प्लेटफॉर्म था बड़ा न्यूज़ स्टार्टिंग का। से रहा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये करेक्ट। रिकॉर्डिंग, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग बाहर क्यों नहीं आई, है ना। अगर ऐसी कोई, क्योंकि उस टाइमिंग पे जो वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसका इतना ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि मेरे जब हम बाद में हमें नीचे जब लेके गए थाने के अंदर, वहाँ पर गए तो वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा था कि इसके साथ में क्या करा जाए। इसको जो राजनीतिक पार्टी थी उस टाइम पे वो प्रेशराइज कर रही थी कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए।
ये मेरे सामने ही बैठकर ये सारी बातें चल रही थी। जो आज तक वाले थे वो इस चीज़ के लिए नहीं अग्री हो रहे थे, वो ये कह रहे थे नहीं नहीं इसको हमें ऑन एयर करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ थी उनके लिए ये। करेक्ट। तो वो चाहते थे ऑन एयर करना, लेकिन अगर ऑन एयर करते तो राजनीतियों के लिए तो बड़ी बुरी हालत हो जाती, क्योंकि उनके लिए बड़ी बेकार न्यूज़ थी कि भाई ये हीरो बन जाएगा अगर, और हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने निकाला कि इसको ना कहीं से मतलब ऐसा घोषित कर देते हैं कि मेंटली रिटायर्ड है या ऐसा। फिर उसके बाद मुझे लेडी हार्डिंग लेके गए, वहाँ करीबन करीबन 3 घंटे मेरा इंटरव्यू हुआ। जिन डॉक्टर्स ने इंटरव्यू लिया वो इतने जेन्युइन और इतने अच्छे थे कि उन्होंने सारे यूथ ही थे, उन्होंने इतनी देर इंटरव्यू लेने के बाद भी ये डिसीज़न पे आया कि इवन मेरे सामने उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि हम इसको ये लिख के नहीं देंगे कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि हम इतने घंटों से इसका इंटरव्यू ले रहे हैं और इसने अभी तक भी कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं दिखाई कि हम ये कहें कि ये कहीं से डिस्टर्ब है। तो ये टाइमिंग ऐसा रहा कि ये मतलब वो मुझे दिखा नहीं पाए डिस्टर्ब है, वहाँ पे एनकाउंटर हो नहीं पाया भगवान की दया से। तो ये सब चीज़ें यहीं पे रह गई। अगले दिन एक न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कॉलम आया कि हाँ जी एक ऐसे से लड़का था जो डिस्टर्ब था और उन्होंने ऐसे पिस्टल लेकर आ गया और टॉय गन उन्होंने नाम दिया, क्योंकि अब ये दिखा नहीं सकते थे क्या है, Correct. क्योंकि मेरा को किसी भी तरीके से वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करना चाहते थे, होती तो उसके बाद में हालांकि इसके बाद में उसी पार्टी का एक बहुत उसने अपना ही एक पार्ट बनाया बाद में, दूसरी पार्टी। तब उसे उसके बाद में 6 महीने मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करा गया। बार बार मेरे पास में होम मिनिस्ट्री से लोग आते थे घर पे, मुझे धमकाते थे, परेशान करते थे कि हम आपको ये प्रॉब्लम करेंगे वो प्रॉब्लम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दशक था और ये काफ़ी आगे भी मैं बिल्डर भी बना, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नेताओं ने मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर 2011 की बात है। 2011 के बाद में। तो 11 में सरकार किसकी थी, आप खुद से पूरी समझ देखो सकते मैं हैं। तो कह सकता हूँ कांग्रेस की थी, ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति किसी बात की नहीं है। इसने किसको जन्म दिया, दूसरी पार्टी कौन सी थी, ठीक है, मैं वो भी चीज़ें मेरे सामने की बात है, सारी चीज़ें, ठीक है। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब कुछ समझती है ये बातें। बाद में इन्हीं के जितने लोग हैं वो उसी पार्टी के अंदर जितने भी इनके बच्चे थे, यूथ थे, वो सब उसी पार्टी में जाके मिल गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम का टाइम है। मैं इसके लिए एक सिंपल सी एक बात ये पब्लिक सब या सब जनता समझ सकती है इस बात में कि इतना बड़ा काम हो गया और आज तक वालों ने एक न्यूज़ रिलीज़ नहीं हुई। कुछ तो प्रेशर रहा होगा उन पे, है ना, कोई तो ऐसी चीज़ रही होगी। तो यहाँ से इस बात का स्टार्ट हुआ। बट मेरे को ना नेता नहीं बनना था, मुझे फेमस भी नहीं होना था, मेरा मकसद ये था ही नहीं। मेरा मकसद सिंपल ये था कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, दैट्स यही था। अब इसके बाद में फिर मैंने ज्वाइन करा एक सुपर एंटिक करके वर्ल्ड होता है, हम जहाँ रह रहे हैं इसी दुनिया के अंदर ही, मतलब यही जगह पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने सुना तो है, जैसे नागमणि, है ना। अब नागमणि के बारे में आपने जाना तो है, सुनते हैं, लेकिन ये होती कैसी है, क्या होती है। सब सोचते हैं डायमंड के जैसी होती है ना, कोई कुछ, लेकिन डायमंड नहीं, एक सेला चावल होता है ना, उस जैसी होती है, चावल का बड़ा दाना, वैसी एक्चुअली नागमणि होती है। ओके। और ये बहुत बहुत हाई लेवल पे खरीदी और बेची जाती है। ये काम करती है जो कंपनीज, उसे सुपर एंटिक वर्ल्ड के अंदर इसे बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें सुपर एंटिक में होती हैं। मतलब इनफैक्ट एक बहुत गलत बात है, लेकिन उसको भी मैं इस जगह शेयर करना चाहूँगा कि जो एक व्यक्ति मरता है ना, उसका फंदे का क्या होता है, उसका फंदा भी बेचा और खरीदा जाता है। जो जेल में लटकाया जाता है उसकी बात जेल कर रहे में हैं। नहीं, बाहर जैसे कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो फंदा चला जाता है ना। वो फंदा मतलब पर्सन तो चला गया, वो फंदा का यूज़ क्या होता है, वो फंदे को बेचा और खरीदा जाता है, Okay. क्योंकि उसने करी है, इसीलिए वो आत्मा उसी दायरे में स्टक हो गई है। अब वो आत्मा के साथ में गिव एंड टेक का एक मतलब एक प्रोसेस कह लीजिए, वो करा जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है? ये एक तांत्रिक क्रिया है और उसके जो उस टाइम में मतलब इसके लिए तांत्रिक बुलाए जाते हैं, जो कि उसको चेक करते हैं कि इसकी आत्मा यहीं क्या स्टक है। उसकी फेवरेट चीज़ बनाकर मंगाकर उसे वो दिया जाता है खिलाने के लिए, वो उससे लेता है, अगर खाता है तो वो फंदा बेचा और ख़रीदा जाता है। इनफैक्ट मैंने एक ऐसा दर्दनाक चेहरा, दर्दनाक चीज़ें तक देखी हैं अपनी लाइफ में कि एक पिता को अपने पुत्र का ये फंदा बेचते हुए देखा है। ओके। तो हम
मतलब ये कह लीजिए आज हम जिस दुनिया में हैं यहाँ पर शायद हम अपने बारे में या अपने लोगों के बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं कि ये जो दर्द होता है कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए प्रगढ़ है, एकदम विशाल है जो परेशानियाँ, लेकिन उसके बीच में भी हमारा ह्यूमन नेचर ना, हम सरवाइव करना चाहते हैं। तो आपका 2011 में इस तरह से शुरुआत करना और उसके बाद जब आप एक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद इस तरह की जो आपने चीज़ें बताई और फिर अचानक से इस तरफ एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा आध्यात्मिक और इन सारी चीज़ों में ऐसे इस तरफ झुकाव कैसे हुआ? तो देखिए झुकाव तो महादेव जी के लिए, देखिए इस जगह मैं एक छोटा सा लाइन यूज़ करता हूँ कि ऑकल्ट मतलब आप ऑकल्ट को नहीं चुनते, वो आपको बहुत पहले ही चुन चुका होता है, ठीक है ना। ये जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये चीज़ लेकिन हमें ये नहीं पता लगती है तब, या आजकल का वो प्रोसेस नहीं रह गया जो पहले के टाइम पे कुंडली बचपन में ही दिखा दी जाती थी। अच्छे से विद्वान पंडितों के द्वारा उसे देख कर समझ लिया जाता था कि आगे के लिए भाई इस बच्चे से ऐसा चीज़ें होंगी और इसका पहले से ही चीज़ें टैकल कर लो। आजकल वो प्रोसेस नहीं है क्योंकि हम डॉक्टरी पे बिलीव करते हैं, सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, लेकिन इन प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते हैं। जबकि बहुत कुछ है जो ये बता देती है। एक एस्ट्रोलॉजर को मुझे लगता है कि शायद 3 जन्म भी कम पड़ जाएंगे एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के लिए, ठीक। इतना बड़ा एक मतलब ये विषय है कह लीजिए, है ना। और ये पूरा पूरा साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बोल दिया गया, ठीक है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतना उन्होंने टाइम दिया इसके ऊपर, 12,000 साल पुराना ये हमारा ज्योतिष है, सब चीज़ें। और आज लोग साइंस कितने टाइम पहले 150 साल पहले आप साइंस को बोलते होंगे, है ना, इसकी एज होगी। आज इसने जो चीज़ें अब ढूंढ रहा है ये तो हमारे पहले कब की ढूंढ के रख दी हमारे ऋषि मुनियों ने, सब चीज़ें बहुत पहले ही क्लियर कट बता दिया एक एक चीज़, है ना। तो ये कितना बड़ा साइंस था हमारा। हालांकि कई हमारी गलती रही इसमें कि हमने जो हमारी कह लीजिए वेस्टर्न कल्चर रहा, हमने इनके लिए ज़्यादा अपनी इच्छाएं जताई और इनको अडॉप्ट करना चाहा, ठीक है। जबकि हमने अपना कल्चर हमने भुला दिया जो कि इतना ज़्यादा विशाल था और बड़ा था। अब हम कैसे इसमें आए वो चीज़ इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ढूंढते हुए एक होता है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी होती है और उसे बनाया जाता है। ये 1.5 फुटिया हमें आसनसोल के अंदर किसी ने बताया, आसनसोल में है और वहाँ पे हमें जाना था। आसनसोल से भी काफ़ी किलोमीटर अंदर जाना था, जो इंटीरियर के अंदर मतलब ये कहते हैं उसे कि जंगलों में जाना था, जो विलेज एरिया था उसके अंदर। तो हम वहाँ पे गए, हमारे साथ में फाइनेंसर भी था और कई जो हमारी टीम थी वो हम गए वहाँ पे। जब हम अंदर गए तो वहाँ पे एक गुरु थे, उन्होंने मतलब बहुत एज उनकी काफ़ी ज़्यादा थी और मतलब किसी ने बीच के जो लोग थे उन्हें मीडिया वर्ड बोला जाता था। इसमें मीडिया ने जो भी हमारे दो पार्टी को मिलाने के जो बीच में जितने लोग थे उन्हें मीडिया बोला जाता। तो मीडिया ने उसको गलत तरीके से हमारे आगे प्रेजेंट करा कि वो बेचना चाहते हैं इसे, बट वो ऐसा नहीं थे। उन्होंने सिर्फ हमें बुलाया, हम गए वहाँ पे, उन्होंने बिठाया हमें कि ठीक है जी। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ और उन्होंने इसे चीज़ को डिनाई कर दिया। बट हमने फिर भी कहा कि नहीं मतलब हमारी जो कंपनी के जो वो थे, उन्होंने जो सीनियर थे उन्होंने कहा नहीं दे दो आप ये वो, तो उन्होंने मना करा। फिर उन्होंने कहा ठीक है दिखा दो, हमें देखना तो सकते हैं ना, हमें सिर्फ दिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है जी कल आना। तो हम अगले दिन हमें बुलाया कि अब ठीक है, उसे इस तरीके से रखा जाता है कि जैसे बच्चे की तरीके से। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे के लिए ना आप केले और लहसुन लेकर आना। तो हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा पता नहीं क्या बुजुर्ग है क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे मिला दो, ये हमसे क्या मंगा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जाते समय दोबारा गए वहाँ पर और अगले दिन और केले और लहसुन लेकर गए। अब जब हम ये चीज़ें लेकर गए तो उन्होंने कहा हमें, हम जैसे बात कर रहे हैं बैठकर, ऐसे हम बैठे थे और चारपाई टाइप की थी, मतलब उसमें हम बैठे थे। उन्होंने कहा ये आपने ना जो थैली है इसे टांग दो। तो वहाँ पे एक खूंटी थी, मतलब कील लगी हुई थी, उस पर टांग दो। तो हमने उसे कील पर टांग दिया जो हम लेकर गए थे, ठीक है। वो अपने बैठ के बातें कर रहे थे, तो हमने कहा लाओ जी अब ले आओ, दिखा दो कहाँ है ये। तो उन्होंने कहा वो तो आपके सामने आके भी चला गया। हमने कहा हमने तो देखा नहीं और देख ही नहीं सकते। कह रहे आप देख ही नहीं सकते ना, लेकिन आपको चीज़ दिखानी थी ना, जो उसको मैं आपको खुद दिखाता हूँ। उन्होंने कहा ये आपने केले और ये थैली उतारो। तो हमने उतारी जब, कह रहे आप इसे देखो। तो हमने जब उसके लहसुन देखे जो गार्लिक थे, वो पूरे मोती बिल्कुल ऊपर का कवर ऐसे ही था और अंदर बिल्कुल ख़त्म थे,
वो उसे Okay. अंदर से खा चुका था पूरा। जो बनाना थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे और वो अंदर से ख़त्म थे। अब इसे बनाया जाता है, उसका एक बहुत गलत क्रिया तरीके से बनाया जाता है, मुझे उसके पीछे नहीं जा रहा। बट हाँ, वहाँ पर उन्होंने मुझसे मतलब मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे इस मैटर को, तो क्लियर कट मैं समझ गया था। तो सब उस चीज़ के पीछे वहाँ पर गए थे और मैं शायद कुछ और ही ढूंढ रहा था। मैंने उनसे जब सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछा उनसे जब बैठा था कि मुझे मतलब नहीं है इस चीज़ से, आप जो भी ये लेने आए हैं या मैं सिर्फ आया हूँ, लेकिन मुझे ना बाबा अगर कुछ आप जानते हो तो मुझे ना सच्चाई दिखा दो। मुझे सच्चाई जाननी है दुनिया की। ये क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने अभी बताया जैसे एक पिता को देखा है ना, सब रिश्तों को, चीज़ों को देखा, बहुत सब चीज़ें देख लिया था। मैंने कहा मुझे सच्चाई बतानी, क्या है सच्चाई, क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास रुकना पड़ेगा यहाँ पर 3 दिन। वो 3 दिन मैं आपसे शेयर, उस 3 दिन में क्या क्या नहीं हुआ ये मैं कैसे बताऊँ। 3 दिन उन्होंने मुझे जो जो चीज़ें दिखाई, और मेरे को सबसे बड़ी टेंशन थी, ये जो मेरे लोग मेरे साथ आए ये तो आज ही चले जाएंगे, ये रुक ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा आप इनको छोड़ दो, जानना, उन्होंने मेरे को तुम करके वर्ड बोला कि तेरे को जानना है ना कि क्या सच्चाई है दुनिया की, तो तू इनको क्या देखता है, छोड़ दे, मेरे पे छोड़ दे, ठीक है, तुझे जानना है, मैं तुझे दिखाऊंगा सच्चाई क्या है। उस दिन वो गए, मुझे नहीं पता, वो बाहर जाके आंधी आई तूफान आया, वो बंदे वहाँ से हिल नहीं पाए, वो आगे नहीं जा पाए होटल के। और वो जो 3 दिन थे वो मेरे लिए 3 नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए कई सालों की बात थी। वो इतना उसके अंदर चीज़ें थी कि वक्त जैसे ठहर सा गया। सिंपल उसका निष्कर्ष ये निकला कि दुनिया एक्चुअली सब कुछ उल्टा है। सब कुछ उल्टा है यहाँ पर। आपने जन्म ही क्यों लिया, यहाँ पर आके आप रेमेडी हम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये सब कुछ उल्टा है। आपको रेमेडी चाहिए ही नहीं, कोई भी, किसी को रेमेडी कोई नहीं चाहिए करने के लिए, सिर्फ अपने कर्म, और हम अपने कर्मों को ही यहाँ पे भुगतने के लिए हमने जन्म लिया है। ये भी हमने ही चुना यहाँ पे जन्म लेना। हमारे यहाँ पे जो भी दुख है आपके, ये सब आपने चुने हैं। ये सारी चीज़ें जब देखी तो इसमें कॉन्सेप्ट एक पितरों का भी आया कि पितृ के तो बारे में। कह सकते हैं कि वो 3 दिन के बाद से आपका जीवन बदल गया और आप पूरी तरह से इसमें आ गए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा इंट्रो में भी हमने जिक्र किया था पितरों का, आज हम बात करने वाले हैं। क्या है पितरों का कॉन्सेप्ट, क्या पितर हैं, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स हैं इसके पीछे, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि मुझसे ना बहुत एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ही के इस क्वेश्चन के अंदर वो भी ऐड करता हूँ कि आज एक व्यक्ति यहाँ पे मरे हैं, है ना, हम सब में एक आत्मा है ना, आज हमने यहाँ पे मरे और हम आत्मा मरते ही दूसरा जन्म ले लेती है। तो आत्मा जब मरी और दूसरा जन्म ले लिया तो पितृ कहाँ से आ गए। आपकी आज एज जो भी है 25 साल है ना, मेरी आज 42 हो गई, तो 42 की एज तक क्या पितृ अभी तक, वो तो मर के कब का जन्म ले चुके हैं जो मेरे से पहले थे, वो आज तक मेरे साथ कैसे हैं पितृ, पितृ कहाँ से है, कौन है ना। तो ये एक बहुत बार एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब सब पितरों की रेमेडी तो बता रहे हैं, लेकिन पितृ हैं क्या। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो टाइमिंग को, दो यूनिवर्स, आज जिस जगह पर हमने हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक, ठीक है, जिस जगह आप हैं इसे आपने बोला मृत्यु लोक हमने, है ना। सेम इसी जगह पर एक पितृलोक भी है, सेम जहाँ आप हैं हमारे पास में इसी जगह पर ही सेम एक पितृलोक भी है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हर तरफ आग लगी है, जिसे कि आप नर्क की आग कई लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये कभी ना ख़त्म होने वाली आग, जो आपके यहाँ पे आग जलाती है उससे कई गुना ज़्यादा आग लगी है। तो ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये जब पितृलोक बने, क्योंकि हमने जो भी कर्म करे, अब हम पहले प्रेत योनि में जाएंगे, फिर पितृ योनि में जाएंगे, है ना। तो जब हम इसके अंदर हम जैसे कि पितृ योनि में जाएंगे, ठीक है, अब सबसे पहले तो हम जैसे पितरों का कॉन्सेप्ट एक सेकंड में इसको भी क्लियर कर देते हैं, है ना, कि पितृ का है कैसे, मतलब तो इसको समझने के लिए ये दो जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई कि एक है आपका जो ये यूनिवर्स जिसमें हम हैं, ठीक है, इसी के एक पितृलोक है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में टाइमिंग का फ़र्क है। okay. अब ये कई लोग नहीं समझ पाएंगे,
इसको समझने, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी लॉजिकली तरीके से चलने वाले हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, दो अलग अलग टाइम को। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इसके लिए मैं देता हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा लॉजिक को प्रूव करने वाला अगर कोई गैजेट है तो वो है वॉच, घड़ी। ठीक है, मैं आपको बोलूँ 60 सेकंड तक काउंट करो, 1 2 3, आप 60 सेकंड जब होंगे तो 2 सेकंड आगे या 2 सेकंड पीछे हो जाओगे। ठीक है ना, बट जो आपकी वॉच है, अगर उसमें सही सेल है, सही बैटरी है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगी, है ना। आप 10 ब्रांड की ले लो अलग अलग, ठीक है, बट आप अगर सपोज मानिए कि यहाँ से आप कनाडा गए, यहाँ से आपने फ़्लाइट ली जो 24 आवर में वहाँ पहुँचाएगी, आपने जितनी भी आप वॉच लेना ले लो, आप जब कनाडा पहुँचे हो तो आपकी सारी घड़ियाँ करीबन करीबन वहाँ से 9.5 घंटे पहले की हो जाएंगी ना। बिल्कुल। तो बीच में उस 9.5 घंटे का गैप कहाँ गया? अभी आप किसी को कनाडा में कॉल करो, वो दूसरी जगह पर बैठे हैं, दूसरे उनका टाइम आप पूछो, वहाँ पे रात हो रही है ना, वहाँ पे आप 9.5 घंटे वो पीछे हो गए। कैसे हो गए? सेम टाइम में आप अलग अलग डेट में कैसे बात कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है उस जगह पर, उसकी इमोशंस पर। ठीक है, उस जगह पर कि कहाँ वो कौन सी जगह है। तो ऐसी पितृलोक का टाइम अलग है, ब्रह्मा जी का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है। तो जिस दिन व्यक्ति जब मरता है, पहला दिन उस आत्मा के लिए वो 1 साल होता है। एक्चुअली आपके यहाँ का पहला दिन आत्मा का 1 साल है। जो आप 13 दिन का प्रोसेस आप जो करते हो 13वीं तक का, ये उसके लिए कई हज़ार साल है। आपके यहाँ से आपने जब यहाँ पे तीसरा दिन, जो जैसे आपका पहला दिन है, अब एक बात सबने सुनी होगी, 1 साल की बरसी होती है, हाँ, है ना। तो ये कहा जाता है 1 साल तक कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे, कोई भी 1 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं करा जाएगा, है ना। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा वो आपके लिए पहला दिन था, उसके लिए 1 साल तक प्रोसेस है और वो वहीं आपके सबसे नज़दीक रहती है। बिल्कुल। आपका दूसरा दिन होता है तब वो आपसे छोड़कर आगे जाती है। फिर तीसरे दिन के बाद में आगे और प्रोसेस है कि बैतरणी नदी जाएगी, सब जगह जाएगी। तो वो उसके लिए कई हजारों साल का प्रोसेस है, जो आपके लिए सिर्फ 13 दिन का प्रोसेस। तो इसीलिए वो पितृ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर आपसे लिंक है। मतलब मानव गुप्ता के अनुसार पितृ एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि पितृ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पितृ चाहते क्या हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि आखिर पितृ क्या चाहते हैं हमसे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एक चीज़ इसके लिए भी हम एक छोटे से उसमें बात करेंगे कि जब शुरुआत हुई पितृलोक की, तो उस टाइम पे जब जो भी यहाँ से जिनकी डेथ हुई, जो आत्मा वहाँ पर गई, तो वो ये सोच के गई कि हम दूसरे लोक से अपने इन बच्चों के लिए, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, हम एनर्जी को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, देंगे। जैसे कि आप मंदिर पे हाथ जोड़ते हो, मंदिर पे मांगते हैं, हम सभी मंदिर से कुछ ना कुछ हाथ जोड़ के मांगते हैं, है ना? और तो आपने कभी देखा आप उससे पैसे मांगते हो तो कभी देखा वहाँ से पैसे बरसते हुए? आज तक नहीं। लेकिन फिर भी हम वहाँ से मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं इस बात को कि हमें यहाँ से एनर्जी रूप में वो चीज़ हमारे पास आएगी, जो इस दुनिया भौतिक वर्ल्ड में हमें किसी ना किसी का तरीके से, एग्जाम्पल से हमारे पास में जो हमने मांगा वो हमारे को बनकर मिल जाएगी। बट एनर्जी देने वाले वही देवी देवता हैं। ठीक है, वहाँ से हम एनर्जी फॉर्म में मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, बच्चे वहाँ से थोड़ा ना आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वही देने वाले। बट हम आज, ये तो साइंस आज भी यही बात कहता है ना कि हर एक चीज़, हम, आप, पैसा, हर चीज़ एनर्जी है। ठीक है, वही एनर्जी हम मंदिर में मांगते हैं। तो पितरों ने भी उस टाइम पे यही चीज़ समझा कि भाई हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वो एनर्जी अपने बच्चों तक भेजेंगे। बट वो जब उस दुनिया में गए तो वहाँ पे हर तरफ आग लग रखी थी। तो उन्होंने परमात्मा से, आदि योग से, हमारे महादेव जी से ये विनती करी कि मुझे मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बट यहाँ तो मैं खुद ही जल रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ से शांति कैसे मिले? तो भगवान कभी भी किसी के भी कर्म अपने सर नहीं लेते, वो फंसते नहीं हैं, वो गिव एंड टेक का रूल इशू कर देते हैं। कभी भी अगर ऐसा कर्म लेने वाली बात ही या कुछ, देखिए कान्हा जी ना 1 मिनट के अंदर, ठीक है, महाभारत ख़त्म कर सकते थे, ना करी और ना ही करने दी बर्बरीक जी को भी। ठीक है ना, जो खाटू श्याम जी के नाम से प्रख्यात हुए, उन्हें भी ख़त्म नहीं करने दी, वो भी 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वो गिव एंड टेक का रूल इशू करते। ऐसे ही महादेव जी ने भी एक गिव एंड टेक का रूल, जो पितरों के बीच में और हमारे बीच में एक रूल इशू कर दिया कि ठीक है, पितरों को बोला आप अगर चाहते हो कि ये बच्चे आपको, मतलब आप इनको एनर्जी भेजो, तो इस अग्नि से शांति दिलाने का इन्हीं का दायित्व बना देते हैं। तो वो जो भी उस टाइम पे, आप जनेऊ के बारे में जानते होंगे, है ना। जनेऊ एक पवित्र कपड़ा है, मतलब इसे संज्ञा दी गई कपड़े की। ये अपितु तन ढकने के लिए नहीं था हमारे,
ठीक है, एक सिर्फ धागा। ये हमारे जितने भी ऐसे कार्य होते हैं, जितने भी हमारे पूजनीय कार्य हैं, इनको करने के लिए इसे दिया गया, ठीक है, जो एक स्वच्छ था। तो यही एक दिया गया और ये कहा गया इससे टपकता हुआ पानी जो भी गिरेगा उसका एक छोटा कण आपके पास में आएगा और आपके यहाँ पे आग बुझाने के लिए सफिशिएंट होगा। अब उस टाइम पे हम नहाते थे सरोवरों में, ठीक है, खुला पानी था, हमने जनेऊ धारण कर रखा था, पानी भरपूर मात्रा में पितरों तक जाता था, ठीक है। हमारे भागीरथी जी जो गंगा जी लेकर आए थे वो भी इसी वजह से लेकर आए थे कि पितृ तर्पण हो पाए, ठीक है। तो वो पितरों तक जाता था और पितृ शांति मिलती थी। अब हमारी गलतियां क्या रही, वो गंगा जमुना जी ये जो सरोवर थे उनकी जगह छोटे से हमारे किसने ले ली, एक छोटे से बाथरूम ने, ठीक है, उसमें एक बाल्टी पानी ने, वो गंगा जमुना जी की एक बाल्टी पानी ने ले ली, ठीक है, और एक मग्गे से हम वो नहाने लगे। वो जो हमने वस्त्र धारण करा था जनेऊ, उसकी वैल्यू किसी ने समझी नहीं, उसे उतार के तुरंत ही ख़त्म कर दिया गया। उसके अभाव में पितरों को हमारे इनर्स में से टपकता हुआ पानी पीना पड़ा। अब सोचिए, जो उनका वरदान था, कहीं सुनते हैं तो कितना अभिशाप सा नहीं लगता कि हमारे गंदे मैले कपड़ों में से पानी हमारे पितरों को जाता है। बट हमने अपनी धर्म को ना जानते हुए ये हमने मूर्खता करी और इसको भी उन्होंने चला दिया काम कि कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे ही हैं, ये पानी भी मैं पी लेता हूँ और मतलब हमारे को आ जाए कोई बात नहीं, ये बच्चे ही हैं, चलो हम मेरे बच्चे, ना समझे कोई बात नहीं, भुला दिया। लेकिन तब क्या हो जब आप एक जगह कल्पना करिए, आप बढ़िया खाना खा रहे हो बैठकर, है ना, यहाँ पे डेली आप बढ़िया फास्ट फूड अच्छे खाना खा रहे हो और आपके पेरेंट्स सामने खड़े हैं और आप उन्हें एक बूंद पानी नहीं दे रहे, क्या वो आपसे प्यार करेंगे? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन आप उन्हें एक बूंद पानी नहीं दे रहे हो और आप बढ़िया खाना खा रहे हो बैठकर, तो क्या वो आपसे सहमत होंगे किसी चीज़ में? नहीं ना। आपके पितर भी ऐसी हैं, आप खाना खा रहे हो, आपके आगे बैठ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, निकनेम ले लेके, आपका नाम ले लेके, बेटा मेरे बच्चे मेरे पानी का एक बूंद देते, जल रहे हैं और हम नहीं उन्हें समझ पा रहे। और हमें चाहिए सब कुछ, हमें बढ़िया पैसा चाहिए, बढ़िया संतान चाहिए, बढ़िया हमें घर चाहिए, समझ चाहिए, शादियां बच्चे की हो, सब रुक जाती हैं पितरों की वजह से। करेक्ट। ठीक है, ये पितृ इतनी ताकत रखते हैं, आपके गेट के बाहर का इनको स्थान दिया जाता है, ठीक है, जस्ट गेट के बाहर का इनका स्थान है, ये वहाँ खड़े होकर आपके जितने भी देवी देवता हैं उनको रोक देते हैं। अब लोग बेशक इतना कहते रहे कि हम मंदिर में तो पूजाएं कर रहे हैं, सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा, लाभ कैसे मिलेगा? आपकी कुल देवी को बाहर खड़ा कर देते हैं, ये इतने ताकतवर हैं। जब हमारी पूछ नहीं है तो तुम कैसे अंदर जा सकते हो? तो ये पितृ आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आप थोड़ा सा तर्पण करो। और एक चीज़ और यहाँ पे हमने ना गलत हमारी सोच लोगों ने रख दी, अरे लोग कहते हैं हमें पितृदोष हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता? हम तो महीने में एक बार ये अमावस्या आती है, हम तो अमावस्या करते हैं, श्राद्ध पे करते हैं, है ना। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर मैं 6 महीने भूखा रखूँ और एक दिन खाना दूँ तो आप खाओगे क्या? बल्कि उस दिन आप और गालियां दोगे, और गालियां देंगे कि तुमने मेरे को 6 महीने तक याद नहीं रखा और आज मेरे को बढ़िया वैरायटी ऑफ फूड आप दे रहे हो। ये एक्चुअली उस टाइम पे पितरों के लिए पार्टी टाइम था कि जब आपको अलग अलग टाइप का फूड दिया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको पानी तो मिलेगा ही। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पितरों, जो भी पितर चाहते हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा कि वो क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं हमसे, तो इसको कैसे समझा जाए? ठीक है, देखिए इसे समझने के ना बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर के अंदर कोई नया बच्चे का जन्म हुआ, उसकी कुंडली के अंदर आपको ये दिखाई देगा, सूर्य पीड़ित होगा, ठीक है। वो आपकी जो कुंडली है ना, ये सिर्फ आपके बारे में नहीं बता रही है, इसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्स से मैसेज छुपे हुए हैं जो आप तक आ रहे हैं। मेरे पास में एक ऐसा केस था, वो पेरेंट्स थे और वो जब वो बच्चा हुआ तब से, मतलब वो बच्चा 12-13 साल का हो गया, 12-13 साल तक उस बच्चे से नफरत करते रहे कि ये जब से पैदा हुआ ना तब से पितृ दोष लगा हुआ है और ये जब से पैदा हुआ है इसने हमारे पितरों मतलब सब खराब कर दिया इसने। और किसी पंडित ने उन्हें ये वर्ड बोल दिया था कि ये बच्चे की कुंडली में पितृ दोष है और ये जब से पैदा हुआ है ना आपको प्रॉब्लम अब देखने को मिलेगी। जबकि मैंने एक चीज़, जब मेरे पास आया तो मुझे इतना गुस्सा आया इस बात पे, मैंने कहा एक बात बताओ, ये छोटा सा नवजात शिशु अभी जब पैदा हुआ था, इसने क्या डंडा लेके आपके पितरों की पिटाई करी थी? इसने क्या करा बेचारे ने? अभी तो पैदा ही हुआ है ना, ये इसने क्या आपके पितरों को नुकसान पहुंचाया है जो कि ये आप इसके साथ ऐसे कर रहे हो? ये आपके साथ में पितृदोष था, आपके कर्म ये थे पितरों के लिए,
और आपके बच्चे ने सिर्फ वो आया है, आपको एक मैसेज लेकर आया है, इसकी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। वो पितरों ने इसके द्वारा एक मैसेज भेजा है उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको घर में भी पता लगेगा। बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अननेसेसरी काम रुक रहे हैं, किसी की आपस में नहीं बन रही है, और आपको साउथ वेस्ट एरिया के अंदर दिखाएंगे प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट एरिया के अंदर आपका वास्तु दोष होगा ही होगा, 101% मिलेगा, ठीक है। साउथ वेस्ट अगर आप रूम चेंज करते हैं, आप पहली बात तो आप मकान लेने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मकान ले भी लोगे तो उस मकान से भागने का सबका दिल करेगा, आपस में साथ नहीं रह पाएंगे, और वास्तु के हिसाब से आपके साउथ वेस्ट एरिया जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पितरों के जाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं पितरों को जानने के, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत सिंपल है, नहाने का एक पैटर्न बदल लो। सबसे ज़्यादा एक रेमेडी बहुत सारे लोग बाग दे रहे हैं, बट मैं एक बहुत छोटी सी रेमेडी के अंदर ख़त्म कर रहा हूँ मैटर, कि नहाने का पैटर्न आप बदल लो। नहाते वक्त में इनर्स पहन के नहाओ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, घर के अंदर कोई भी मिठाई अगर आप लेकर आ रहे हो, वाइट अगर वो है ख़ास तौर पे, अवल कोई सी भी मिठाई है अगर वो आप लेकर आ रहे हो, तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ के बाहर डालो। हालांकि हमारे पहले के जो बड़े लोग थे वो इस बात को कहते थे कि कभी खाने से पहले थोड़ा डालो, है ना, बाहर निकाल दो। लेकिन हमें ये लगता था वो पूरा डिकोड नहीं कर पाए इन बातों को। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे तक आई, लेकिन वो पूरे डिकोड नहीं। हमें ये कहा गया कि पता नहीं कोई भूत प्रीत इसमें चिपट के आ गया हो, है ना, उसे बाहर निकाल दो। देखो अगर वो आता तो पूरी खा जाता तो ये इतना सा नहीं लेकर राजी होता, ठीक है। कोई एक लॉजिक मतलब इसके पीछे लगाओगे, तो अगर आप लेकर आए रसगुल्ले तो वो इतना सा क्यों लेगा भूत, वो तो सारा ही लेगा। तो यहाँ पे वो निकाला जाता है इसीलिए कि हम उतना सा निकाल के अपने पितरों के लिए अलग करते हैं, ठीक है, जो कि घर के बाहर चढ़ाते हैं कि जी आप हमारे यहाँ पर सब कुछ बड़े आप हो, आपके लिए ये चीज़ें हम दे रहे हैं। तो कभी भी कोई मीठा लेकर आ रहा है घर में, अगर आप उससे आपकी चौखट लांग कर वो मीठा अंदर आ गया और आपने बिना चढ़ाए खा लिया, तो वो आपको देखने को मिलेगी प्रॉब्लम है। तो इसलिए कुछ बना रहे हो, कुछ ला रहे हो, आप थोड़ा सा तोड़ो, उन्हें खिलाओ, आप तर्पण करो, ठीक है ना। पीपल के पेड़ पे जाके आप तर्पण करो, उसकी विधि है, तरीका है, वो आप करिए तर्पण, है ना। तो मैं अब सबको भी दिखाता हूँ। ये जो थंब है और ये जो फिंगर्स है, इसके बीच में इस जगह से जल चढ़ाया जाता है तर्पण के लिए। जो नहीं है उनके सीधे हाथ से उल्टे हाथ से, राइट हैंड से, आप लेफ्ट हैंड से डाल सकते हैं जल, यहाँ पे जल डाल दिए और यहाँ से जाना चाहिए। अब ये चारों इसमें भी दिशाएं, जिंदे को पिलाना है यहाँ से पिलाइए। आपने देखा होगा बच्चों को पिलाते हैं, किसी को भी हम यहाँ से पिलाते हैं ना। आप पूजा करते हैं, आचमन यहाँ से करा जाता है। जो भी हम इनको देते हैं, देवी देवताओं को जल चढ़ाते हैं, वो यूँ चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमारी दिशाएं अलग अलग इसीलिए निर्धारित है। पितरों को दिया जाता है यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये पितरों का आप टाइमली तर्पण करो, नहाते टाइम पे याद करो पितरों को, ठीक है। और जब आप नहाते हो उस टाइम पे उनकी दशा विचारों की, अगर आप इनर्स, आजकल का तो माहौल यही है, हमें लगता है कौन देख रहा है हमें, है ना, बाथरूम में जैसे मर्जी नहा लो, निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। जबकि बहुत टाइम पहले कृष्ण जी ने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक पूरा आप कह लीजिए लेक्चर दिया था, कपड़े चुराए थे, है ना। अब पता नहीं अलग अलग सभ्यता में उनको अलग अलग वर्ड उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन असल में उनके पीछे मकसद यही था कि वो आप कपड़े पहन के नहाइए, तो क्योंकि जो आपका जल है वो पितरों तक जा पाए, उन्हें शांति मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत बड़ा मैटर है। फिर हम बिल्कुल आप जिस तरह से बता रहे हैं और जिस तरह से ये टॉपिक खिंच रहा है, मुझे लगता है कि आज हमारे 5-6 एपिसोड इसमें कवर हो जाएंगे। समय का थोड़ा अभाव है, वरना इस पर हम और भी ज़्यादा चर्चा करते। जाते जाते कुछ रेमेडीज़ या कोई तरीका ऐसा जिससे पितरों को शांत किया जा सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं ना ज़्यादातर मेरे को लगता है रेमेडी से ज़्यादा भावनात्मक तौर पे ज़्यादा आपका जुड़ाव होना चाहिए। आप सिंपल सी चीज़ करिएगा, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आप थोड़ा सा जल लेके जाइए, थोड़ा सा उसमें दूध मिलाइए। दूध और जल चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी भावना होती हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि चंद्र भावनात्मक तौर पे मतलब भावना को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं, बहुत बढ़िया है। थोड़ा दूध मिलाइए, इसमें काले तिल सफ़ेद तिल मिलाइए। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर लीजिए। और एक छोटी सी मिठाई कोई वाइट ले जाइए, पीपल देव पे जाए, आप इन्हें चढ़ाएँ, ठीक है। सेम तरीका है, यहाँ मिठाई रखें, जल डालें और चढ़ा दें, और बैठ के ना वहाँ थोड़ी देर टाइम चाहिए उन्हें आपका, ठीक है।
थोड़ी देर माफ़ी मांगिए, समझिए इस बात को कि मैं मूर्ख था, ज्ञानी था, मैं नहीं समझ पाया, ठीक है, कि मैं नहीं पढ़ा ही नहीं है, इस टाइप की ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, तो मैं नहीं समझ पाया कि मैं कैसे जुड़ूं, या आप मुझसे बोलते रहे और मैं अब तक नहीं समझ पाया, तो मैं अज्ञानी हूँ। और आप मेरे बड़े ही तो हो, किसी के पिता पित्र बने हैं, किसी के दादा पित्र बने हैं, है ना, तो इनसे माफ़ी मांगने में शर्म कैसी, या इनसे जुड़ने में, ये हमारी ताकत है। परमात्मा ने हमें 3 ताकतें दी हैं, ठीक है, जो हमारे सुपर पावर है कह लीजिए। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक आपके पितृ, एक आपके कुल देवी देवता। ये आपकी 3 सुपर पावर हैं, इन्हें प्लीज़ जागृत करिए, इनसे जुड़िए, इतने सारे परेशानियां वैसे ही ख़त्म कर देंगे ये, ठीक है। तो इनसे जुड़िए, आप इनसे भावनात्मक तौर पे जुड़िए, बैठिए, इनसे बात करिए, माफ़ी मांगिए। आप ये पीपल पे नहीं, आप गंगा जी में चढ़ा सकते हैं, यमुना जी में चढ़ा सकते हैं। आप और चीज़ें करने से पहले आप ये चीज़ें करिए, ठीक है, उनसे जुड़ाव तो महसूस करिए। उसके बाद में तो देखिए, एक रेमेडी डालो 1000 मिल जाएंगी ना, करेक्ट। ठीक है, रेमेडीज़ बहुत सारी है, बट आपकी रेमेडीज़ कैसे फलित होती है, आपकी रेमेडीज़ आपकी फीलिंग्स से फलित होती है। तो फीलिंग्स, भावना, भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है। पितृ, जो ये आप जो चीज़ दे रहे हो, कुछ भी चीज़ जो चढ़ा रहे हो, ये आपकी फीलिंग्स के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप फीलिंग्स के साथ में जुड़िए, तो आपको सब लाभ मिलेंगे। तो मानव जी ने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पितृ एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो हमारे साथ थे मानव जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे उनकी शुरुआत हुई, किस एक्सीडेंट के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, उन्होंने इसका जिक्र किया। इसी के साथ पितृ क्या चाहते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, ये मिथ और फैक्ट्स पे पूरी तरह से बात की खुलकर, क्या चाहते हैं, और अगर पितृ रूठे हुए हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी और उनको कैसे मनाया जाए, ये उन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।